वेलकम बैक बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ाया उसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई शक है? बताओ मुझे। नो सर। भूमि, हाउ अबाउट यू? यू आर ओके विद दैट? यस भूमि? Yes, sir. Followed everything? Yes. Good. Okay, now we will continue with how nucleotide is formed. Nucleoside, how it is formed is clear to everybody. I can say that. Now we'll talk about how nucleotide is formed. Just hold on. चलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है हमने पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड या उसको फॉस्फेट बोल दो तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। यस और नो किड्स, टेल मी, है कि नहीं? कैसे बनता है? यस। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होके, अब ये फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है ऐसे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा ये P डबल बॉन्ड O OH OH OH, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो नाउ दिस विल अटैच टू दिस पेंटोज शुगर एट टू पोजीशंस। दो जगह पे ये अटैच हो सकता है। कौन सी दो जगह पे? इधर ये देखो, अभी आपका P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो अब इसमें भी वही होगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? इधर देखो, OH from here, H from here. Can you see this? There will be formation of H2O and now that bond will be formed. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी हाइड्रोजन और यस हाइड्रोजन के साथ में H2O रिलीज के साथ में बॉन्ड बनता है, आप लोगों ने पढ़ा है अल्कोहल वाला बॉन्ड, ईस्टर वाला बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। यस और नो? अब यहाँ पे कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 दोनों जगह पे ये बॉन्ड बन सकता है। ये देखो बच्चों, दिस इज योर शुगर, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो कार्बन नंबर 5 के साथ में फॉस्फेट अटैच होगा बाय दिस बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड है ये? दिस विल बी कॉल्ड एज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब ईस्टर क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज इन्वॉल्व है, OH इज इन्वॉल्व। और डाई क्यों है? भी डाई क्यों? क्योंकि अभी कार्बन नंबर 5 के साथ में एक, और ये जो कार्बन नंबर 3 में OH है उसके साथ में भी ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा सेम बॉन्ड से। तो दो जगह पे ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो दो बॉन्ड कौन से आ गए आपके पास? एक बॉन्ड यहाँ है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, दूसरा बॉन्ड यहाँ है शुगर और फॉस्फेट के बीच में। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड? रिपीट करो, कौन से दो बॉन्ड से बच्चों? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रिपीट इट। हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? उर्वशी, you tell me which bond, which two bonds are there? Glycosidic bond. Where is it? Glycosidic is here between pentose sugar and nitrogen base. This bond is your glycosidic bond, and another bond is phosphodiester bond between pentose sugar and carbon number 3 and carbon number 5. Is this clear? Please tell me. Kids, बोलो समझा कि नहीं समझा, हाँ कि ना? बताओ जल्दी जल्दी। Everybody, I want to see your thumbs up if you have understood then. चलो दिखाओ अपना अपना अंगूठा बच्चों। Yes, only one thumbs, two thumbs. There are 9
8 स्टूडेंट्स. व्हाट अबाउट नील किधर है? नील ने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक. हाँ है ना नील, गुड. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. उपमन्यु समझ में आया बच्चा? इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड. क्या बन गया ये आपका? न्यूक्लियोटाइड, which is the structural and functional unit of your DNA और RNA. दोनों में यही चीज होती है, बस DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? बताओ मुझे. अब ये इसके भी 5 टाइप्स अगर मैं लिखूं न्यूक्लियोटाइड्स के, तो वो क्या बनेंगे? बताओ मुझे बच्चों. 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हो जाओ शुरू. कम ऑन बच्चों. पहला न्यूक्लियोटाइड का टाइप क्या रहेगा, या वो कैसे बनते हैं वो देखो. पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस, नाइट्रोजन बेस का नाम लिखना अपने को, नाइट्रोजन बेस का नाम लिखो यहाँ एडेनाइन, प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ऐड कर दो उसमें. तो बताओ मुझे अभी क्या बन जाएगा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट बनाएगा आपका पहला न्यूक्लियोटाइड. अब इसको हम लोग बोलेंगे ए है तो एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि इसमें एसिड ऐड हो गया बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड. तो अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड और साइड में फर्क देखेंगे, तो न्यूक्लियोसाइड में आपके पास H3PO4 नहीं होता है, तो ये यूजुअली बेसिक इन नेचर होता है. अब न्यूक्लियोटाइड में ये ऐड हो गया एसिड, तो ये यूजुअली एसिडिक इन नेचर होता है. डिड यू गेट द डिफरेंस बच्चों? न्यूक्लियोसाइड्स आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, बट न्यूक्लियोटाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है. तो अब इसको हम लोग एसिड बोलेंगे. तो एडेनाइन से बना हुआ है ये, नाइट्रोजन बेस का नाम है एडेनाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड. कैन आई कॉल इट एज एडिनाइलिक एसिड? बच्चों बताओ तो, कम ऑन टेल मी. यस. एंड देन बोलते रहो रे बच्चों बीच बीच में ए के बाद में. इफ आई ऐड जी एंड दिस इज फॉस्फेट, तो व्हाट विल बी द फॉर्म्ड? जो अगला वाला बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, एडेनाइन के बदले गुआनाइन है, तो उसको बोलेंगे गुआनाइलिक एसिड. विल कॉल इट एज ए गुआनाइलिक एसिड. ये हो गया डबल रिंग वाला. अब सिंगल रिंग वाले में आ जाओ. फॉस्फोर, ये पेंटोज शुगर प्लस थाइमिन प्लस फॉस्फेट विल फॉर्म योर, क्या बनाएगा ये? टी से थाइमिडिलिक एसिड. थाइमिडिलिक एसिड. एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों, बताते रहो. अब आ जाओ यू वाला. क्या बोलूं मैं इसको? आप लोग लिख लो नाम. चलो, पेंटोज शुगर प्लस सी वाला आ गया. बताओ नाम इनके मुझे. हेलो हेलो हेलो, प्लीज टेल मी. आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है ना? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी. श्रीकांत सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं. हाँ सर, हाँ सर. हाँ तो बोल बोल जल्दी जल्दी. इनके नाम क्या रहेंगे ये बचे हुए 2 न्यूक्लियोटाइड्स के? ये ऊपर वाले 5 है न्यूक्लियोसाइड्स. हाँ, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दीज आर योर न्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस ही है, न्यूक्लियोसाइड्स है. और ये वाले जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स है. सर बाकी समझ में आ रहा है? यूरिमेडिलिका और साइटो. हाँ, यूरिडिलिक एसिड. हाँ, हाँ ओके. यूरिडिलिक. यूरिक यूरासिन है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरिडाइलिक या यूरिडिलिक एसिड. और यूरी साइटोसिनिक एसिड. यूरिडिलिक एसिड. और साइटो, क्या? साइटो सिटिडाइलिक एसिड. सिटिडाइलिक एसिड. सिटिडाइलिक एसिड. सो रिमेंबर दीज नेम्स बच्चों. यूरिडिलिक, डीवाई करो इसको. यूरिडिलिक एसिड, सिटिडिलिक एसिड. तो दीज आर योर 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दीज आर योर 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. बताओ बच्चों. नो सर. ठीक है. और ये एसिडिक क्यों होते हैं? स्लाइटली एसिडिक क्यों होते हैं बताओ मुझे? क्योंकि इसमें फॉस्फेट होता है प्रेजेंट. और ये बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास फॉस्फेट नहीं होता है.
डू यू एग्री विथ मी और नॉट? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Yes. इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े अपन लोग, हो गया न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स टॉपिक खत्म, ये दोनों चीजें खत्म हो गई। अब इससे डीएनए कैसा बनता है या आरएनए कैसे बनता है वो वाला सीख लो आप लोग। तो शैल आई प्रोसीड विद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड Yes. आरएनए, बताओ। चलो फिर हो जाओ शुरू बच्चा पार्टी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो बिफोर आई टीच यू डीएनए एंड आरएनए, आप लोगों को मैं एक फॉस्फेट का भी स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि फॉस्फेट भी इसी से डिराइव्ड है। यू नो एटीपी, फॉस्फेट नहीं, एटीपी का स्ट्रक्चर। कैन आई इरेज द बोर्ड प्लीज टेल? Yes. बच्चों बताओ मुझे। आई एम इरेजिंग द बोर्ड नाउ। बिफोर आई टीच यू डीएनए एंड आरएनए, एक छोटा सा एटीपी का स्ट्रक्चर भी ऐड कर लो आपके ब्रेन में, क्योंकि वो भी इसके जैसा ही होता है। क्योंकि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बताओ? डू यू नो व्हाट इज एटीपी? Adenosine triphosphate. एग्जैक्टली, एटीपी इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एटीपी। तो इसमें भी देखो एडिनोसिन मतलब ये न्यूक्लियोसाइड, क्या एडिनोसाइन है? ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट्स है। सो व्हेन यू से एटीपी, इट इज नथिंग बट 1 adenine and 3 phosphates which are attached to the पेंटोज शुगर। तो इसमें भी वही 3 केमिकल्स हैं। पहला केमिकल होगा आपका पेंटोज शुगर, पर ये आरएनए वाला, मतलब C5H10O5 वाला। फिर इसमें होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, मतलब H3PO4। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? हो गया। और क्या बचा इसमें अभी? एडेनाइन। देयर विल बी एडेनाइन नाइट्रोजन बेस। तो ये तीनों एक साथ में आएंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? दे विल फॉर्म एटीपी। तो हाउ इट विल बी? इट विल बी लाइक दिस। ये रहा पेंटोज शुगर, बराबर है? तो इस पेंटोज शुगर में अभी ये जो कार्बन 1 है, इसको अटैच होगा आपका नाइट्रोजन बेस एज यूजुअल, है ना? कार्बन नंबर 1 को अटैच होगा नाइट्रोजन बेस जिसका नाम है एडेनाइन। तो क्या बन गया ये? एडेनिन प्लस शुगर। बच्चों बताओ मुझे, क्या बन गया ये? एडिनोसाइन बन गया, हाँ कि ना? बताओ तो, बताओ तो। एम आई राइट? अरे ओपन योर माउथ, से समथिंग। तो ये पेंटोज शुगर है, ये आपका एडिनाइन है, दोनों साथ में आके न्यूक्लियोसाइड बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन। अगर इसके जगह पे जी हो गया तो वो ग्वानोसाइन, तो वो भी अवेलेबल होता है, वो भी एग्जिस्ट होता है। अब इसमें क्या बचा आपका? 3 फॉस्फेट्स। बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग। एक तो आपका कैमरा ऑफ है बच्चों, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेदर यू आर देयर और नॉट। गायब हो गए क्या? Sir, I am there, sir. वेरी गुड, इफ यू टर्न ऑन योर Yes, कैमरा आई sir. वुड बी हैप्पी टू सी यू। ठीक है, अब इसमें अपना फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा या फॉस्फेट अटैच होगा। 3 फॉस्फेट्स होते हैं, तो ये रहा आपका फॉस्फेट 1, ये रहा आपका फॉस्फेट 2, ये रहा आपका फॉस्फेट 3। बन गया स्ट्रक्चर एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों। हेलो, Yes, sir. समझा कि नहीं? एमके समझ में आया? आशना यू टेल। एक जन कम है अभी जो पहले लेक्चर में प्रेजेंट था। कौन नहीं है अभी? कौन भाग गया? एमके इज नॉट देयर आई सपोज। ठीक है, ये हो गया आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। अब ये एटीपी क्या होता है? इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, हमारे एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। वो ब्रेक हो जाता है और एटीपी से बनता है आपका एडीपी। तो ये देखो, एटीपी व्हेन यूज्ड इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी। तो इसमें से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। हाँ, और ये एनर्जी के साथ में कुछ और रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी। और बचेगा क्या अभी? एडीपी। तो ये एडीपी बचेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब यही एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट वापस एटीपी में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होगा ये?
जब इसको वापस फॉस्फेट मिलेगा, ये वाला फॉस्फेट, तो इसमें अगर फॉस्फेट ऐड हो गया और एनर्जी भी चाहिए इसको, बट सेम एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है दैट कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, लाइट एनर्जी इज अ सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो इट कुड बी सोलर एनर्जी, इट कुड बी हीट एनर्जी वगैरह, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में सुना होगा। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, इसी को बोलते हैं एटीपी साइकिल। व्हाट डू यू कॉल दिस बच्चों? एटीपी साइकिल। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये एटीपी का एडीपी बनने के लिए यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? देखो, दिस इज योर फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। तो हमेशा पहले ये वाला बॉन्ड, कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद में जो बचेगा वो हो गया आपका एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो बचेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये बॉन्ड्स Yes, के sir. अंदर एनर्जी होती है, इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है बच्चों कभी भी, इसलिए देखो इसको स्ट्रेट दिखा है, ये वाला ऐसा वेव के जैसा दिखा है। तो पहला वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, उसमें भी एनर्जी होती है पर वो ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ दूसरा वाला और तीसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, उसका एनर्जी कंटेंट भी आप लोग याद रख सकते हो। जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 8.15, इधर 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये इसका एनर्जी है। ये अपडेटेड एनर्जी है, कुछ बुक्स में आपको 7.6 किलो कैलोरीज मिलेगा, वो ओल्ड वर्जन वाला है, तो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों तो 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये वाला बॉन्ड में कितना एनर्जी है? 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। Yes. बोलो बच्चों। छोटा सा है एटीपी। तो ये जो एटीपी है इसको डिस्कवर किया था एक लोहे के आदमी ने, मतलब उनके नाम में लोहा है। So this ATP was discovered by Lohmann. Remember the name. It was discovered by Lohmann. And ये जो साइकिल है इसको एक्सप्लेन किया गया था by another scientist जिनका नाम है लिपमन. He gave this ATP cycle and he is only known as father of ATP cycle. याद रखना इसको, father of ATP cycle. कौन है father of ATP cycle? बोला तो you should know the name. Lipman. That is Lippmann. कोई शक किसी को? बोलो बच्चों। छोटा सा पार्ट था ये, इजी था, इंटरेस्टिंग भी था, wasn't it? Yes girls, बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, ओपन योर माउथ। आशना, आर यू देयर? सुन रहे हो? Yes, sir. कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. तो आगे बढ़े हम लोग अभी विथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन डिटेल। शैल वी? इरेज करूं ये बोर्ड में अभी जो जो लिखा हुआ है सब कुछ मिटा दूं? Sir. नील, कीप इंटरेक्टिंग, आई वांट योर माउथ ओपन। चैट बॉक्स में तो कम से कम हमेशा जैसे लिखते हो वैसे लिखते जाओ। कंफर्टेबल है नहीं है, वापस चाहिए रिपीट करना है तो बताओ मुझे, मैं रिपीट करता हूँ। बट एक ही बार पढ़ने का है कि परमानेंटली याद रहना चाहिए। ओके, कंट्रोल एस होना चाहिए। इट शुड बी सेव्ड डायरेक्टली इन योर रैम एंड नॉट इन योर रोम, है कि नहीं बच्चों? रैम में सेव होना चाहिए, ना कि रोम में। चलो अब पढ़ते हैं अपन लोग डीएनए एंड आरएनए के बारे में, या न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सबको पता ही है। अब ये डीएनए का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया था बाय 2 बायोलॉजिस्ट जिनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। पता है क्या बच्चों? जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था इन द ईयर 1952 and they got Nobel Prize for the discovery of same in 1962. Did you hear me? Please tell. Yes. बोलो बच्चों।
1952 में इन दोनों ने इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया डीएनए का, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1963 में। दे यूज्ड वन टेक्निक विच इज कॉल्ड एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब ये सब आप अगले साल भी पढ़ने वाले हो, 12th में आपको ये रिपीट होने वाला है पूरा स्ट्रक्चर, तो सुन लो अभी। नाउ अकॉर्डिंग टू देम दिस डीएनए इज ऑलवेज डबल हेलिक्स। ये कैसे होता है बच्चों? हमेशा डबल हेलिक्स होता है, मतलब दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ रहता है। दीज टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उनका डायरेक्शन होता है 5' to 3' एंड 3' to 5'। अब ये डैश मतलब कार्बन है, अब पढ़ेंगे आप अपन लोग तो पता चलेगा ये कैसे होता है। ओके, सो इट इज डबल हेलिक्स, एंटी पैरेलल, देन हेलिकली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। हेलिकली कॉइल्ड, एक दूसरे के अराउंड। जैसे अगर हम लोग कोई वायर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वैसा ही ये अपने को दिखेगा, हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने जो मॉडल डिस्कवर किया था उसको बोलते हैं बी मॉडल। अब उसका रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे। रिमेंबर देयर आर 5 मॉडल्स ऑफ डीएनए, वैसे ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल, डी मॉडल, जेड मॉडल। तो उसमें से 5 में से मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल ये बी मॉडल है, विच वाज गिवन बाय वेटसन एंड क्रिक। यहां तक समझ में आया क्या सबको? बताओ बच्चों मुझे, किसी को कोई डाउट? Yes. No. तो अब ये डीएनए का डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करने का, उसका एक ट्रिक है। आप लोग ऐसा ड्रॉ करते हो डीएनए का डायग्राम, जो कि कंप्लीटली गलत है बच्चों। दिस इज रॉन्ग डायग्राम, you should not draw like this. So how to draw that? Watch it. So when you look at that structure of the DNA, it will be like this. ये है उसका एक स्ट्रैंड, यहाँ पे वो मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, यहाँ से ये ट्विस्ट हो गया, अगेन यहाँ से ट्विस्ट हो गया, लाइक दिस। दिस इज वन स्ट्रैंड आई हैव ड्रॉन। अब इसी के पैरेलल होगा दूसरा स्ट्रैंड which will be like this. Check here. So this also will show the twist, है ना? ये भी ऐसे ट्विस्ट दिखाएगा। हो गया ये पैरेलल यहां से। आर यू गेटिंग बच्चों? बोलो अगेन। Sure. दिस इज ट्विस्टेड हियर लाइक दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, एंड इट विल कंटिन्यू। फॉलोड एवरीवन? प्लीज टेल मी कैसे ड्रॉ करने का समझ में आया? Yes. हाँ बच्चों, आई होप एवरीबडी नोज दिस। ये हो गए दो स्ट्रैंड्स। अब इन दो स्ट्रैंड्स में एक को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग स्ट्रैंड, असेंडिंग स्ट्रैंड, एक को बोलेंगे डिसेंडिंग स्ट्रैंड। तो असेंडिंग स्ट्रैंड और डिसेंडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है? व्हेन यू से असेंडिंग स्ट्रैंड तो इसका डायरेक्शन हमेशा होगा 5' एंड इट विल ऑलवेज एंड विथ 3'। इधर उल्टा होगा, दिस विल बी 3' एंड 5'। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग स्ट्रैंड। डिड यू गेट दिस मच? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। देयर आर टू स्ट्रैंड्स Sure. व्हिच आर हेलिकली कॉइल्ड। हेलिकली मतलब वो ऐसे वायर मैंने बोला उसको ट्विस्ट करके देखो कैसा दिखेगा, वैसा ही ये दिखता है। सो इट इज हेलिकली कॉइल्ड एंड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब समझा? 5' to 3', 3' to 5'। तो जो 5' to 3' है वो असेंडिंग स्ट्रैंड है, जो 3' to 5' है वो डिसेंडिंग स्ट्रैंड है। अब जैसे ही ये कॉइल्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ में बच्चों, तो इसमें आपको कुछ ऐसे डिप्रेशंस नजर आएंगे। देखो इधर, अभी ये वाला कम डीप एरिया है ना? ये वाला ज्यादा डीप एरिया है, वापस कम डीप, ज्यादा डीप, लाइक दैट यू विल गेट अल्टरनेट
व्हाट यू विल गेट अल्टरनेट मेजर एंड माइनर ग्रूव्स, उसको ही हम लोग बोलेंगे. व्हाट यू गेट इज अल्टरनेट मेजर एंड माइनर ग्रूव. तो ये हो गया आपका माइनर ग्रूव, ये हो गया आपका मेजर ग्रूव. इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे. आर यू गेटिंग मी? यू विल गेट अल्टरनेट मेजर एंड माइनर ग्रूव्स. समझ में आ रहा है क्या? बताओ तो. चिल्ड्रन टेल मी. Yes. हाँ, तो अब आगे बढ़ो. नाउ द डायमीटर बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड्स, ये अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस बिटवीन रेस्पेक्टिव माइनर ग्रूव्स बोलो या फिर रेस्पेक्टिव मेजर ग्रूव्स बोलो, ये दो मेजर ग्रूव्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपको अगले साल, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स भी करोगे, मजा आता है सॉल्व करने में. यू विल लाइक इट. ये समझा बच्चों? तो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स दो मेजर ग्रूव्स या दो माइनर ग्रूव्स का रेस्पेक्टिव माइनर ग्रूव्स के बीच का डिस्टेंस होता है. डायमीटर होता है आपका कितना बताओ तो? 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है. अब इस डीएनए में हम लोगों ने 3 केमिकल्स पढ़े थे इफ यू रिमेम्बर. इसका यूनिट होता है आपका न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट. याद आया? अभी अभी पढ़ा हुआ बच्चों. बताओ तो, याद आया क्या? तो उसमें से ये जो पेंटोज शुगर और जो फॉस्फेट है ये बनाता है बैकबोन ऑफ योर डीएनए. बैकबोन बनाता है ये. और ये जो है नाइट्रोजन बेसिस, दे आर लाइक रंग्स ऑफ ए लैडर. रंग्स मतलब सीढ़ियां. सीढ़ियां नहीं, सीढ़ी के भी वो स्टेप्स, लैडर के स्टेप्स जो अभी बीच में रहेंगे. सो हियर इन बिटवीन these two strands, इस स्ट्रैंड के अंदर आपको क्या मिलेगा? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ये बैकबोन Yes. है डीएनए का, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है. और बीच में ये जो स्पेस है यहाँ होगा आपका नाइट्रोजन बेसिस. अब ये नाइट्रोजन बेसिस मतलब कौन? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, आई मीन साइटोसिन, गुआनिन, या फिर टी ए भी बोल सकते हो आप लोग. टी पेयर्स विथ ए या जी पेयर्स विथ सी. तो ये हो गया आपका रंग्स ऑफ ए लैडर, मतलब ये सीढ़ी का जो स्टेप्स होता है उसके जैसा होता है ये आपका नाइट्रोजन बेसिस. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. गर्ल्स हाँ कि ना बताओ तो. जैनाब बोलो. जैनाब हाँ कि ना बताओ मुझे. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बोलो बच्चों. एम आई ऑडिबल? Sir, got it. Zainab is not there. She's not answering. Why? What happened? क्या हुआ जैनब? आवाज नहीं आ रही क्या? Are you there? MK, Yes, you I'm joined here. late, huh? You understood this? मोहम्मद, तुम लेट बीच बीच में गायब हो रहे हो, तो समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ Yes, sir. बताओ मुझे जल्दी जल्दी. ये चीज समझ में आई? डबल हेलिकल होता है मतलब इसमें दो स्ट्रैंड्स है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. एंटी पैरेलल मतलब एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है. असेंडिंग का डायरेक्शन ये है, डिसेंडिंग का डायरेक्शन ये है. हेलिकली कॉइल्ड मतलब ऐसे ट्विस्टेड दिख रहा है, तो दे आर कॉइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस. अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूं तो यू विल फील लाइक दीज टू स्ट्रैंड्स आर अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस. कैन यू सी दिस बच्चों? बताओ तो दे आर कॉइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस. और अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, इसका यूनिट होता है आपका न्यूक्लियोटाइड, जो 3 केमिकल्स का बना है. पेंटोज शुगर, अब ये पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर है बच्चों, क्योंकि ये डीएनए है. नाइट्रोजन बेसिस एज यूजुअल अपने 4, और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड. तो ये दो चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी? फॉस्फेट और ये पेंटोज शुगर बैकबोन में, मतलब इस स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट है. दिख रहा है क्या सबको? बताओ मुझे.
नहीं दिख रहा है तो उसको जूम इन करके देख लो। तो इसके अंदर होता है आपका फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, और इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में होते हैं ये नाइट्रोजन बेसिस, जो कि अभी हम लोगों ने दो टाइप्स के होते हैं ऐसा पढ़ा है। तो डायमेंशंस बताया मैंने कुछ बच्चों, इसमें अल्टरनेट मेजर और माइनर ग्रूव्स दिखता है अपने को। तो डिस्टेंस बिटवीन रेस्पेक्टिव माइनर ग्रूव्स या रेस्पेक्टिव मेजर ग्रूव्स होता है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, और डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एम आई क्लियर? अब ये जो रेस्पेक्टिव नाइट्रोजन बेसिस है इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ए पेयर्स विद टी हमने पढ़ा, सी पेयर्स विद जी, तो यहाँ जो डिस्टेंस है ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एम आई क्लियर बच्चों? बताओ मुझे, बताओ मुझे हाँ कि ना। Yes. तो इस पूरे एक ट्विस्ट में अगर हम लोग इसका कॉइलिंग देखेंगे तो ये कॉइलिंग है राइट हैंडेड कॉइलिंग, मतलब इफ यू आर मूविंग अपस्टेयर, एक ऐसा ट्विस्टेड कॉइल्ड स्टेयरकेस है, इफ यू आर होल्डिंग दैट स्टेयरकेस विद द राइट हैंड तो वो आपका राइट हैंडेड स्पाइरल है। तो ये राइट हैंडेड मॉडल होता है, याद रखो 5 टाइप जो हम लोगों ने सुने हैं उसका बेसिस यही चीज है कि वो राइट हैंडेड मॉडल है कि लेफ्ट हैंडेड मॉडल है, और ये मेजर ग्रूव्स के बीच में या माइनर ग्रूव्स के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, तो इसके बीच में होते हैं आपके 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। क्या आप लोगों को समझ में आया? यहां से लेके यहां तक ये पूरा ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट के अंदर कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं बच्चों? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, मतलब ए टी सी जी जी सी टी ए, ऐसे कितने पेयर्स होंगे बच्चों? 10। अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स बोलूं मैं तो 20। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी, फटाफट बोलो हाँ कि ना। गर्ल्स Yes, sir. टेल मी एस और नो। तो Yes, sir. उसको ही अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3.4 इंटू 10 कितना होता है? 34। नहीं क्या? बोलो बच्चों। तो उसको हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक नाइट्रोजन बेस पे जो रेस्पेक्टिव नाइट्रोजन बेस पेयर से इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है आपको। ये हमें पता है पूरा एक टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स डिस्टेंस होता है, तो एक का कितना आएगा? इट विल बी 3.4। या अगर हमें एक का पता है तो हम लोग 10 का कैलकुलेट करेंगे 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों। Yes, sir. Clear. कम टेल मी। गुड। तो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, मजा आता है सॉल्व करने में। जैसे अभी एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, देखो जैसे एक डीएनए है जिसका लेंथ है 680 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ओके, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? समझ में आया क्या क्वेश्चन है? Yes. There is a DNA whose length is 680 angstrom units. How many nucleotides would be present in that? ऑप्शंस दूं मैं? 200, 400, 800, 1200। चलो बताओ मुझे आंसर। MK, can you try this? या शुभंकर, will you give a try? You got the question or not? Please tell me. क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, length of a DNA is 680 angstrom units. How many nucleotides it will possess or it would have? आशना, चलो करो कैलकुलेट और बताओ मुझे फटाक से। ऑप्शंस भी दिया मैंने, 200, 400, 800, 1200। उर्वशी, कैन यू? Urvashi, Sorry, I are you didn't there? understand. I have given you Yes, the sir, length I'm of DNA. This is the length of a DNA. Now tell how many nucleotides would be present in it. What logic will you use? This logic. 34 angstrom units has got 10 pairs of nitrogen bases, means 10 pairs of nucleotides. Now you search it. This is the logic, no? Now search for 680. You understood or not? Now you tell me Yes, sir. nucleotides. You tell me only nucleotides, not pairs. And it is easy. Do the cross multiplication, you'll get the answer. How much is it? If
if 34 has 20 nucleotides, because 10 pairs means 20, 680 would have how much? Now you understood? Yes. Now you understood? Yes, अभी sir. बताओ चलो. Tell me. 400. That's the answer. How was that? मजा आया? मजा आया बच्चों? Yes. sir. श्रीकांत, Shri, are you there? Are you listening? यस सर। Yo bro, समझा क्या कुछ? पल्ले पड़ा क्या कुछ? हाँ सर, लिख ही रहा हूँ। अरे समझा क्या वो बोल. हाँ सर। हाँ? तो ऐसे ढूंढने का, कुछ भी लेंथ देने दो, या फिर लॉजिकली देखो ना आप ये 34 का टेबल देखो. 34 2s are 68. सर तो इसमें एक यूनिटरी जीरो मेथड एक्स्ट्रा यूज है. कर सकते हैं ना? कैसे भी ढूंढ, लॉजिक देख. अभी मैं तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं यूज कर रहा हूँ, मैंने ये यूज किया. 34 में 10 पेयर्स होते हैं, या मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. पेयर्स के बदले में सिंगल लिख रहा हूँ. तो अभी 34 का डबल है आपका 68, तो 68 में आ जाएगा आपका 40. 40। तो 680 में कितना आ जाएगा? 400. अब बताओ क्या है इसमें बड़ी बात? यस गर्ल्स, टेल मी, हाउ इज दैट? हेलो बच्चों, बोलो मुझे, समझ में आया क्या? Yes, sir. भूमि, Fine. Yes, sir. भूमि, आर यू देयर? लिसनिंग, कॉन्फिडेंट, Yes, sir. लाइक इट, अंडरस्टूड? ये सब आप लोग 12th में पढ़ोगे. अभी आपको ये इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया है. तो सिर्फ ये नंबर चेंज होता जाएगा. 680 जो मैंने दिया वैसे ही कुछ भी अलग अलग नंबर देंगे. इसी मल्टीपल्स में होगा, बट वो 34 के. समझा क्या बच्चों? इट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 30. और ये ध्यान रखना है कि उन्होंने पेयर्स पूछा है कि सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पूछा है. चलो, शैल वी प्रोसीड? डायमेंशन सबको समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना, बताओ तो. एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट विद द डायमेंशंस. वेट होता है 10 डाल्टन. डीएनए का वेट है आपका 10 डाल्टन. आगे बढ़ो चलो. नाउ लेट्स सी हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ना. अब ये पेयर कैसे बनता है वो देखो. एक न्यूक्लियोटाइड कैसा था आपका? इट वाज लाइक दिस. ये रहा कार्बन 1, ये 2, 3, 4 और ये 5. याद है ना ये डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो यहाँ पे क्या अटैच होगा आपका? नाइट्रोजन बेस. कोई भी एक, चार में से. चार कौन से नाइट्रोजन बेसिस है? वी हैव स्टडीड हियर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. याद आया क्या? तो डीएनए में प्यूरिन्स में आएगा ए और जी, पायरिमिडिन्स में आएगा टी और सी, आरएनए में यहाँ पे टी के जगह पे आएगा यूरासिल. हाँ कि ना, बताओ बच्चों मुझे. कम ऑन किड्स, टेल मी. तो ये एडेनाइन यहाँ अटैच हो गया, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड. अब बचा क्या? फॉस्फेट अटैच होने वाला है. फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा? 2 प्लेसेस होते हैं. या तो फॉस्फेट विल अटैच टू कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3. तो ये लो, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच हो गया, कार्बन नंबर 3 में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच हो गया. ये समझा क्या? बताओ मुझे एवरीबॉडी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? प्लीज टेल.